नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम जो कि 21 जनवरी के लिए प्रस्तावित है, इसके लिए बाल विकास यानी सीडीपी का आज हम ये 12वां वीडियो लाए हैं। बीच बीच में हमने कुछ रिवीजन वीडियोस भी दिए हैं। अगर इन सारे वीडियोस को आप लगा लेंगे तो आप बहुत आसानी से सीटेट में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। इन सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी सीटेट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धि और बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि के कुछ सिद्धांत, मुख्य तौर पर उनसे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। जैसे हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं 2022-23 में। और इसमें एक टॉपिक हमने और सम्मिलित किया है, चिंतन। और इन सभी में हमने 2022-23 में सीटेट में जो सीबीटी टेस्ट हुए थे उनके आधार पर सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है। इन दोनों टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न कम से कम हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उम्मीद है कि इस बार भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बुद्धि बेस्ड दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो और कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो इन दोनों को मिला के देख लीजिए, आपका सीटेट में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हार्वर्ड जो गार्डनर है कि बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि यानी बुद्धि क्या है? बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। गलत बात है ये, ठीक है। विभिन्न बच्चों में अलग अलग स्तर होते हैं। ये एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, तो गलत है। इसका जैविकीय आधार भी होता है, ठीक है। जैविकीय आधार, क्योंकि कुछ बच्चे जन्म से ही बहुत तेज होते हैं, बुद्धि स्तर आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, जन्म से ही स्थिर है, तो गलत हो गया ये। और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। परिवेशीय कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, कई प्रकार की होती है। और व्यक्तियों के पास भिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। बिल्कुल सही है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जो कि नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पास भिन्न भिन्न तरीके की जो बुद्धि के प्रकार होते हैं और उसके विभिन्न स्तर होते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए निम्न में से कौन से कौशल संवर्धन का आप प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन, प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेल्फ रिफ्लेक्शन या स्वचिंतन प्रतिबिंबन। अगर ये ऑप्शन ना होता तो होता अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो वो आंसर भी सही होता, जो कि हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये आंसर गलत है। और रूट मेमोराइजेशन ये आंसर गलत है। पैसिव मेडिटेशन ये भी आंसर गलत है, ठीक है। तो सही आंसर होगा हमारा दूसरा, स्वचिंतन या प्रतिबिंबन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मानवीय क्षमताएं जैसे बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से जो विकास है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इंग्लिश इसीलिए लिखी है क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया था। इंग्लिश का प्रयोग इसलिए किया है कि आप अच्छे से समझ पाएं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मानवीय क्षमताएं और जो समालोचनात्मक चिंतन है उसका सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल, संवेगात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, मोरल, नैतिक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। लेकिन कभी कभी हिंदी में संवेगात्मक और संज्ञानात्मक बच्चे डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए मैंने इंग्लिश स्पेशली कई जगह इसमें नोटिस की है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि आप जब प्रैक्टिस लगाएं अभी घर पर, तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन को भी देखें, जिससे आपके लिए पेपर करते समय बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो संवेगात्मक नहीं होगा बल्कि होगा संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, ठीक है। तो इन बातों का, थोड़ी छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि यानी जो लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि है, बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं और हर एक का उच्चतम स्तर अलग अलग होता है। दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है, गलत। संगीतीय बुद्धि तो म्यूजिक से संबंधित है।
बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, संरचनात्मक और व्यवहारिक। ये गलत है क्योंकि बुद्धि के हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार बताए हैं। ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित रखता है। बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा था। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों मेटा कॉग्निटिव स्किल्स का भाग नहीं है, बताना है। योजना प्लानिंग, मॉनिटरिंग पर्यवेक्षण, इवेल्युएटिंग यानी मूल्यांकन, पैसिवली इमिटेटिंग वो है निष्क्रिय अनुकरण। तो नहीं है, देखिए जिसमें निष्क्रिय पहले ही लगा हुआ है वही नहीं होगा निष्क्रिय अनुकरण। तो सही आंसर होगा चौथा। बाकी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। 8 के नाम जरूर आप ध्यान लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या एक कॉपी पे लिख लीजिए। भाषाई बुद्धि भी है, स्थानिक बुद्धि भी है, संगीत बुद्धि भी है। जो शामिल नहीं है वो है भावात्मक बुद्धि। और कभी कभी बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं कि शामिल नहीं है तो स्थानिक या संगीत में से किसी में से चुन लेते हैं, जबकि भावात्मक बुद्धि नहीं चुनते हैं, जबकि यही बुद्धि शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, तो क्योंकि जो 8 प्रकार की जो उन्होंने बुद्धि बताई है, देखिए भाषाई बुद्धि, ठीक है, फिर है तार्किक यानी कि गणितीय लॉजिकल बुद्धि, फिर है संगीतिक म्यूजिक से संबंधित दैहिक क्रियात्मक, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आसानी से बन सकता है इससे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विचाराभ्यास यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चों में किसे विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन है अभिसारी सोच, प्रकारात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, अनुक्रिया समुच्चय। तो इसका जो सही आंसर है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अपसारी चिंतन। तो जो विचारावेश है, क्योंकि जो अपसारी चिंतन होता है वो सृजनात्मकता से और संबंधित होता है, सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति से संबंधित होता है। तो जो विचार आते हैं चूंकि वो कल्पना शक्ति से संबंधित होते हैं, मन मस्तिष्क में जो विचार मस्तिष्क में सॉरी आते हैं वो कल्पना शक्ति से संबंधित हैं, और वो संबंधित होता है किससे, अपसारी चिंतन से। तो सही आंसर होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है। ऑप्शन है विचारों की अनम्यता, परासंज्ञान, स्वपूछताछ और स्वाकलन, सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। तो इसका नहीं है वो है पहला, विचारों की अनम्यता। अनम्यता का मतलब होता है कठोरता, नम्यता का मतलब लचीलापन और अनम्यता का मतलब होता है कठोरता। ठीक है, तो जो विचारों की कठोरता है, अगर विचार दृढ़ हैं तो वो क्या होगा, समालोचनात्मक चिंतन में सहायक नहीं होगा। बाकी सारे आंसर सही होंगे, सहायक होंगे समालोचनात्मक चिंतन में। तो पूछा था कौन सा नहीं है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें से किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दूसरों की भावनाओं को समझ लें, उनकी मनोदशा, उनके इरादों को समझ लेते हैं, समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार का बुद्धि का उच्च स्तर होता है। ऑप्शन है इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक, स्पेशियल मतलब स्थानिक, म्यूजिकल संगीतात्मक, इंटरपर्सनल अंतरावैयक्तिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्थानिक तो होगा नहीं ना, संगीतात्मक होगा, म्यूजिक से भी संबंधित नहीं है। अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है इंटरपर्सनल होता है, अंतर्वैयक्तिक होता है, ना कि अंतरावैयक्तिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला। ठीक है, दूसरे की भावनाओं को, मनोदशाओं को, इरादों को समझना अंतर्वैयक्तिक स्किल कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को जिनमें ठीक है शामिल हैं प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन है खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन, बंद अंत वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन, वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां अभिसारी चिंतन, संदर्भ रहित परिदृश्य घोषणात्मक, या जो भी है यहाँ पे थोड़ा सा गलत कुछ लिखा हुआ है, ज्ञान का अनुप्रयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला। देखिए जो सृजनात्मक है, मैंने बता दिया, कल्पना शक्ति का प्रयोग या सृजनात्मकता का जहाँ बच्चा प्रयोग करता है वहाँ होता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक बात और है, ये खुले अंत वाले प्रश्नों से संबंधित है, ना कि बंद अंत वाले प्रश्नों से संबंधित। तो यहाँ से कई बातों को आप ध्यान रखिए। समालोचनात्मक चिंतन पहली बात ध्यान रखिए तो होगा अपसारी चिंतन।
भावसारी चिंतन में क्या होता है, सृजनात्मकता का विकास, ठीक है, कल्पना शक्ति का प्रयोग, ठीक है, और ये किससे संबंधित होता है, खुले अंत वाले प्रश्न। तो यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि भिन्न विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान होता है। तो देखिए बुद्धि स्तर एक समान होता है, ये गलत है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है सभी व्यक्तियों में बुद्धि का स्तर भिन्न भिन्न होता है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, गलत है, सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। कुछ टेक्निक्स बनाई हैं जिनसे मापने की कोशिश की गई है, लेकिन वो सटीकता नहीं है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। बुद्धि को तेज किया जा सकता है समय के साथ, अनुभव के साथ, चिंतन के साथ, बच्चे को टाइम देकर। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो है बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार उसमें परिवर्तन करने की योग्यता क्या कहलाती है। यानी अपनी चिंतन प्रक्रिया है उसको जांचना, उसका इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना और फिर उसमें चेंजमेंट भी करना, क्या कहलाती है ये योग्यता। प्रत्यय स्मरण, रिकॉल, मेमोराइजेशन रटना, अटेंशन ध्यान, मेटा कॉग्निशन अधिज्ञान परासंज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, मेटा कॉग्निशन अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। क्योंकि ध्यान तो एक अलग चीज है जो आप जानते होंगे, मेडिटेशन, ध्यान, अटेंशन, ठीक है, और मेमोराइजेशन किसी को याद करना, रिकॉल फिर से मतलब वापस बुलाना, प्रत्यय स्मरण करना दोबारा से। तो मेटा कॉग्निशन क्या है, चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और फिर उसमें परिवर्तन करने की योग्यता क्या कहलाती है, अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। दोनों शब्द एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी आए हैं बहुत, तो इन टर्म्स को अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि को शामिल नहीं किया है। इस प्रकार का हम प्रश्न पहले भी देख चुके हैं और ये फिर से इसी तरीके के प्रश्न रिवीजन हो जाएगा आपका, इसलिए रख दिया गया है। और इस तरीके के प्रश्न ये भी बताते हैं कि ये बार बार आते हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से लगा लीजिए। और वीडियो अगर आपने बुद्धि वाला दूसरा नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन है पहला प्राकृतिक बुद्धि, जो कि उसमें था, और स्थानीय बुद्धि ये भी था, बोधन बुद्धि नहीं था, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी था। तो कौन सा होगा इसमें, बोधन बुद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। अगर कवि है और लेखक है तो उसके लिए किस प्रकार की होनी चाहिए बताइए। अंतर्वैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक, गति संवेदी, दिशाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाषाई, ठीक है। क्योंकि कवि के लिए क्या चाहिए, चाहे कवि हो, चाहे लिखना हो, चाहे लेखक हो और चाहे कवि, ठीक है, पोट्री, प्रोज कुछ भी हो, उसके लेखक के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे भाषाई बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, थिंकिंग पावर के लिए जरूरी है, तो इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शारीरिक गति संवेदी खिलाड़ियों के लिए होती है, ठीक है, तो सही आंसर होगा भाषाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है। यानी कि किसी समस्या को जब वह हल करना चाहता है तो वह उस पर क्या होता है, एक ही तरीके से, और उस पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है एडवांस थिंकिंग, उच्च स्तरीय चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग, अनुरूपक चिंतन, फंक्शनल फिक्सडनेस यानी प्रकार्यात्मक चिंतन, और रेस्पॉन्स सेट प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। तो इसका सही आंसर है रेस्पॉन्स सेट यानी प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, ठीक है। इससे क्या होता है, जब कोई समस्या आई और फिर वह एक ही तरीके से सॉल्व कर रहा है और बार बार अटक रहा है, यानी वो कई प्रकार से सोच नहीं पा रहा है, तो उसे कहते हैं प्रतिक्रियाओं का समुच्चय या रेस्पॉन्स सेट। रेस्पॉन्स सेट को एक बार अनुक्रिया भी कहते हैं, अनुक्रिया समुच्चय भी कहते हैं। चाहे प्रतिक्रिया आए चाहे अनुक्रिया आए, दोनों को आप एक ही समझेंगे और इसका सही आंसर होगा फोर्थ रेस्पॉन्स सेट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है। यानी स्वयं के अधिगम पर, जो अपना सीख रहे हैं उस पर ही विमर्श करने के चिंतन को क्या कहा जाता है। अटेंशन, कंठस्थीकरण, अधिसंज्ञान, विस्मरण। तो विस्मरण तो भूल जाना होता है, जबकि हम कह रहे हैं उस पर विमर्श करना, चिंतन करना। ठीक है, तो क्या होगा, कंठस्थीकरण तो रटना होता है, एक तरीके से याद करना, ध्यान देना भी नहीं होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था मेटाकॉग्निशन या अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रखकर याद करने से विकसित होती है। मुख्यतः जो होती है याद करने से गलत है। ठीक है, समालोचनात्मक जो सोच है वो रटना, यहाँ पर रख कर नहीं, सॉरी रटकर होगा, रटकर याद करना। ठीक है, तो रटकर याद करना से संबंधित थोड़ी ना, ये तो क्या है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी से संबंधित है। तो क्रिएटिविटी याद करने से आएगी, नहीं आएगी। अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच जो अर्थहीन है, बिल्कुल गलत है। क्रिएटिविटी और जो है और जो कल्पना शक्ति है वो अर्थहीन है, गलत है। समालोचनात्मक जो सोच है संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो 17 का सही आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए, किसे बढ़ाना चाहिए। कंठस्थीकरण, रटने की प्रवृत्ति, रूट मेमोराइजेशन, बिल्कुल गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल सही है। समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चों में इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। फंक्शनल फिक्शनल, कार्यात्मक जड़ता, बिल्कुल गलत है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग गलत है। होना सही चाहिए अपसारी चिंतन। ठीक है, जो अपसारी चिंतन से ही संबंधित मैंने बताया था, क्या है आपको याद आ रहा होगा, समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो या तो होना चाहिए अपसारी चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जो बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। देखिए, जो बुद्धि लब्धि के ज्यादातर टेस्ट हैं उनमें पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा गया है, और उनको रख भी नहीं सकते। इंक्लूड करना बहुत कठिन कार्य है इन्वायरमेंट फैक्टर्स को, क्योंकि अलग अलग बुद्धि पर जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसको डेवलप, बुद्धि को डेवलप करने में। ठीक है, तो इसको हम कैसे भी नहीं नाप सकते। आप अपनी संगत का असर या एक तरीके से जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है अड़ोस पड़ोस का, उसको नहीं नापा जा सकता। ठीक है, मात्रात्मक तौर पर ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए IQ नापने के समय पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज किया जाता है। कुछ और मेथड्स या और तरीके से नापने की कोशिश की जाती है इनके स्थान पर, तो इसीलिए ये जो है इसकी आलोचना की जाती है। तो सही आंसर तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। बंद अंत वाले तय आधारित प्रश्न पूछना गलत है। ये अभिसारी चिंतन होता है, बंद एंड वाले, यानी कि जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं वो अभिसारी चिंतन से संबंधित होते हैं, और समालोचनात्मक चिंतन होता है अपसारी चिंतन एक तरीके से। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। परिकल्पना को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, बिल्कुल सही है। अभिसारी चिंतन को बढ़ाना गलत है, वही बात हो गई। केवल पाठ्य पुस्तकों को द्वारा, गलत बात हो गई। तो सही है दूसरा, परिकल्पना यानी कि इमेजिनेशन पावर को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है। पक्षपाती मानदंड, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इस पे पक्षपाती मानदंड है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक तरफ वो ज्यादा झुका हुआ महसूस होता है। गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना, ये तो ठीक है अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन पक्षपाती मानदंडों को अपनाने के कारण इसकी आलोचना की जाती है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। 22 देखिए, एक मधुलिका कोई लड़की है, नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि यानी किस प्रकार की उच्च स्तरीय बुद्धि है। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक, गति संवेदी, संगीतात्मक। बताइए नृत्य और योग में क्या प्रयोग होगा। वही उसके लिए नृत्य और योग में किसका प्रयोग होगा, वही शरीर का प्रयोग होगा।
ठीक है, जब शरीर का प्रयोग होगा तो उसके पास कैसी शारीरिक गति संवेदी होगी, ठीक है, बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। 23 देखिए, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? ऑप्शन है भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। तो क्या है, परामर्शदाता है, ठीक है। तो परामर्शदाता को एडवाइजर है स्कूल में, तो क्या होना चाहिए? भाषाई नहीं, कवि के पास, स्थानिक नहीं, पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, सही आंसर, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ये प्रश्न है। भाषिक मूर्तिकार गलत है, भाषा कवि से संबंधित है। शारीरिक संवेदी गति संवेदना ये सही है, खिलाड़ी से संबंधित होगी, तो इसलिए ये वाला जोड़ा सही होगा। स्थानिक मनोवैज्ञानिक गलत है, अंतर्वैयक्तिकता विक्रेता के पास गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर है, एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, ठीक है, सही आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बुद्धि लब्धि IQ की जो अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, स्टर्न द्वारा, टर्मन द्वारा, गैल्टन द्वारा, बिने द्वारा। तो आपको पता होगा बिने और साइमन द्वारा, ठीक है। आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख लीजिए। वहां से इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन सारे कवर हो जाते हैं बुद्धि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, ठीक है, ध्यान रखना, आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह है संगीतज्ञ, अंतःवैयक्तिक, आध्यात्मिक, भाषा विषयक। तो सही आंसर होगा आत्मबोध, अंतःवैयक्तिक। ध्यान रखना, जब आत्मबोध आएगी, सेल्फ की बात आएगी यहाँ पे, ध्यान रखना, जो आत्मबोध, अपना ज्ञान, तो क्या होगा? अंतःवैयक्तिक, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे अंतःवैयक्तिक होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक करना, ठीक है, विचार करना, सहानुभूति देना। तो कौन सा कौशल संवेगात्मक? संवेग मतलब इमोशंस, ठीक है, इमोशंस की बात हो रही है, कॉग्निटिव की बात नहीं हो रही है। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, ध्यान रखना, अगर संज्ञान इसकी बात होती, संज्ञानात्मक की, ठीक है, संज्ञानात्मक की बात होती तब हम लेते विचार के लिए, ठीक है, और चूंकि इमोशन, संवेगों की बात हो रही है तो हम लेंगे सहानुभूति देना। तो सही आंसर होगा सहानुभूति देना। इसलिए थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, तो आपको सहायता मिल सकती है। 29 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक और अंतर्वैयक्तिक। देखिए, एयरफोर्स खिलाड़ी, पायलट, आर्मी, पुलिस बनने के लिए किस गतिक, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए इसी प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किसका उदाहरण है? समूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो सही आंसर है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल थे, आपके लिए परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। 1 से 2 प्रश्न इस वीडियो से जरूर मिलेगा, और दूसरा बुद्धि का वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका बुद्धि का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए, अगर कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।